वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और मैं देखती हूँ कि जब मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही होती हूँ, किसी भी खबर को बगैर तस्दीक के आगे नहीं पहुँचाया जाए। अगर आपके सामने कोई वीडियो आ रही है, अगर आपको कहा जा रहा है कि किस तरह से आपने एहतियात करनी है या अपनी जो सेफ्टी किट है वो आप रख ली जाए, सेम ऐसी चीज़ें हैं जो पैनिक क्रिएट करती हैं, इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए और आगे फॉरवर्ड करने से भी गुरेज किया जाए। हम जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो मुल्क में इंतशार फैलने का खदशा होता है। और मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, जंग में पार्टिसिपेट करने का मकसद या मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि सरहद पे जाएं आप। आपके पास जो गैजेट्स मौजूद है उनका सही इस्तेमाल करके भी आप अपना पार्टिसिपेशन जो है वो दे सकते हैं। और इस चीज़ का इजहार और इस चीज़ का अज़म तो हम सब के साथ है कि पाक अफवाज के साथ हम मौजूद हैं और किस तरह से हमने अपने अज़्म और हौसलों को बुलंद रखना है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अमजद इकबाल साहब जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनके साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब जो कि वकील हैं और रहनुमा है मुस्लिम लीग नून, उनके साथ मौजूद हैं अवैस भट्टी साहब जो कि वकील हैं और रहनुमा है PTI। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। अमजद साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से सारी सूरत हाल आपके सामने है, हमने जिस तरह से राफेल तैयारे हैं उनके मार गिराए हैं और इसको जो है हाईलाइट जो है जितने भी CNN हैं, गार्डियन है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को किस तरह से मार गिराया। अब इंडिया जो है आकर ऑन कैमरा तो नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड इस चीज़ को कह रहा है कि एक राफेल तैयारा मार गिराया है, लेकिन ऑन द कैमरा अभी तक इस चीज़ की उन्होंने बिल्कुल वेरिफिकेशन नहीं की है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से अपने इस बात को, शर्मिंदगी को छुपाने के लिए अब वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है मकबूजा कश्मीर में अटैक कर रहा है, उसकी फेक वीडियोस जो हैं वो जारी की जा रही हैं, या फिर सिख बरादरी जो है उनको इश्तियाल दिलाया जा रहा है कि आपकी जो मजहबी यहाँ पे जो चीज़ें हैं, इबादत गाह हैं, वो यहाँ पे महफूज नहीं है। इस तरह के ओछे हथकंडे किए जा रहे हैं, छोटी छोटी हरकतें की जा रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब ये वाक़या हुआ था पहलगाम का, तो उसके बाद से आप ये समझिए कि इंडियन हुकूमत के ऊपर, मोदी की हुकूमत के ऊपर एक इंटरनल दबाव था, एक उनका ये सिक्योरिटी फेलियर था। इसमें तो कोई, अब सारी दुनिया ये बात कर रही है कि ये उनका सिक्योरिटी फेलियर था। वहाँ पे उनकी 9 लाख फ़ौज मौजूद थी और उसके बावजूद ये वाक़या होना, तो ये उनका सिक्योरिटी फेलियर है। उसका उन्होंने हल हमेशा से वो ढूंढते हैं कि जी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो और एक सरहद को गर्म कर दो और वहाँ पे कुछ ना कुछ उस तरह की हरकत करो। लेकिन इस बार बहरहाल पाकिस्तान तैयार था, जिस तरह से आपने कहा कि उनके राफेल तैयारे भी गिराए और उसके अलावा उनका MiG-29 गिराया, एक दूसरा तैयारा था Su-50 गालबन, वो भी उनका गिराया गया। ठीक है, तो बात ये है कि ये 5 तैयारे गिराने का मतलब ये है कि उनका जो एक फ़ज़ा में उस वक्त, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तकरीबन 85 के करीब तैयारे थे, और इधर से पाकिस्तान की तरफ से भी, आज मैं CNN की रिपोर्ट देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी एयर बैटल आप उसको कह सकते हैं कि जी कि हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 6 और 7 की दरमियानी रात को। अच्छा। तो उसमें टोटल फेलियर था इंडियन सिक्योरिटी का, इंडियन निज़ाम का, इंडियन डिफेंस सिस्टम का। इवन के जो उन्होंने S-400 रशिया से ख़रीदा था चंद साल पहले, और उसके ऊपर वो बड़ा नाज करते थे कि जी कि इंडिया की फ़ज़ा में कोई मिज़ाइल दाखिल होगा, कोई अगर कोई तैयारा दाखिल होगा तो वो बच नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान के जो मिज़ाइल्स हैं, लाजम बात है वो उनके जो तैयारे गिरे हैं तो वो किसी चीज़ से गिरे होंगे ना, तो ये ऐसे तो नहीं गिरे थे, वो लाजम उनको हिट किया, फिर वो तबाह हुए। फिर उसके अलावा हमने कंट्रोल लाइन के ऊपर, जिस तरह से आपने मकबूजा कश्मीर के हवाले से जिक्र किया, वहाँ से उन्होंने कंट्रोल लाइन के ऊपर फायरिंग की, तो उसका जवाब उनको जिस तरह से उनकी पोस्टें तबाह करके दिया गया। बहरहाल ये सब कुछ हमारे सामने। उसके बाद एक और तरह का प्रेशर आया इंडियन हुकूमत के ऊपर, मोदी के ऊपर, कि जी आपने तो कहा था कि हम जाके मारेंगे, हम ये करेंगे, उल्टा आपने अपना नुकसान करवा लिया और ये बेइज्जती अलग करवा ली है दुनिया के अंदर करवा ली। अभी जो आप बात करें, देखिए इस वक्त खुद राफेल कंपनी ने ये एडमिट कर लिया कि जी हमारा तैयारा गिरा है उस समय, और उनके मार्केट में शेयर्स गिर गए हैं उसके। और उसके मुकाबले में जो J-10C बनाने वाले तैयारे हैं, जो JF-17 बनाने वाली कंपनी है, उसके शेयर्स ऊपर चले गए। तो इसकी कोई इंटरनेशनल, आप पाकिस्तान में तो कह सकते हैं कि जी हम ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन उनको ये कौन कह रहा है? तो फिर बात यह है कि उसके बाद एक फ्लड आया फेक न्यूज़ का,
इंडिया के अंदर कि जी कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ अपना दिफा और किया। उन्होंने कई अपने बड़े शहरों में ब्लैकआउट भी करना शुरू जी कर बिल्कुल दिया। वो किया। कल तकरीबन उनके 30 के करीब शहरों के अंदर एयरपोर्ट्स बंद थे उनके, और मुख्तलिफ जगह पे ब्लैकआउट किया गया, मुख्तलिफ जगह पे ये सारे सायरन बजाए गए, रिहर्सल की गई कि जी पाकिस्तान ने उसका कहा जी हमला कर दिया। हमला फेक न्यूज़ चल रही थी। बहरहाल अभी तक पाकिस्तान ने हमला नहीं किया। पाकिस्तान ये कहा जी हमने अपना दिफा किया। फिर कल जो हरकत हुई आपके सामने 30 के करीब ड्रोन्स उन्होंने भेजे, और वो तमाम के तमाम जिस तरह से आप एक अंदर आपने यहीं फ़र्क करें कोई ऐसी कोई चीज़ छोड़िए तो कुछ बाहर से आए तो वो मक्खी की तरह नीचे, मक्खियों को मारने के लिए आप करते हैं ना ये चीज़ें, तो वो इस तरह का सिलसिला था कि 30 के करीब ड्रोन्स आते हैं और तमाम के तमाम ज़मीन बोस हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा डिफेंस सिस्टम उनके डिफेंस सिस्टम से बहुत एडवांस है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। और उनके इंडिया मीडिया पे ये फुटेज चलाई जा रही है कि पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल पे हमला किया गया, और जो फुटेज चलाई गई है वहाँ पे घास को कुछ नहीं हुआ हुआ, सिर्फ मिसाइल गिराया हुआ है। बिल्कुल मिसाइल, ये मैंने वो वीडियो देखी है। बिल्कुल वो गंदम के खेत हैं, वो वहाँ पे वो कटी हुई गंदम, वहाँ पे तो आप वो एक सिगरेट फेंकेंगे तो वो माचिस की तीली फेंकेंगे, आग लग जाती है आजकल। यहाँ पे अक्सर होता है कि जी कोई इस तरह का हल्का सी चिंगारी, हालांकि डीजीआई एसपीआर साहब ने भी कहा कि खुद ही आग शाग कुछ लगा लेते, अच्छी वीडियो तो जाती। तो इसमें बहरहाल बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें यह है कि पाकिस्तान का एक खौफ है उनके ऊपर कि जी कि किसी भी वक्त पाकिस्तान हक भी रखता है, आर्टिकल जो इसका चार्टर है 51 अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके मुताबिक अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है तो आप उसका जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक ये जो, मैं एक चीज़ छोटी सी और बात आपसे करूं कि ये जो बात इस वक्त चल रही है ना कि जी कि पाकिस्तान ने मिसाइल हमला किया, हमने तबाह कर दिया, ये सिर्फ उसको बैलेंस करने के लिए कि हमने किया था तो पाकिस्तान ने भी कर लिया है। पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया अभी तक, रिएक्शन दिया है बिल्कुल अभी तक उनके हमले को रोका है। उसमें उनके तैयारे भी तबाह हुए, उसमें उनका दीगर नुकसान भी है जिसमें 150 अरब डॉलर का। आम शहरी आपकी क्या राय है कि अभी बैलेंस हो गया है कि अभी जो है हिसाब बराबर करना बाकी है? देखिए बात ये है कि जंग नहीं होनी चाहिए, ये तो हर एक का राय है। लेकिन अगर दोबारा से ड्रोन हमले शुरू कर दिए जाएंगे, ऐसी हरकतें की जाएंगी, लेकिन वो अभी बाज नहीं आ रहा। देखिए उसका जवाब किसी ना किसी तरीके से देना होगा। इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त एक्टिव हुई है। कल भी अमेरिकी नायब सदर का उसका वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पे भी फ़ोन आता है, वहाँ पे भी आता है। ऊपर से उनके नायब सदर ये कह रहे हैं कि जी हमारा लेना देना कोई नहीं, आप जाने अपने, तो ये दो तरह की वहाँ पे चल रही है। चीन आपके साथ खड़ा, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान आ रहे हैं, वो किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे। उससे पहले भी वो कुछ लोग ज़राए तो ये कहते हैं कि वो एक दौरा करके जा चुके हैं, लेकिन वो ऑफिशियल आप कह सकते हैं कि नहीं था या डिस्क्लोज़ नहीं किया गया उसको। लेकिन इसी तरह से और भी बाकी मुल्क, तुर्किया का कल भी सदर का फ़ोन आया था, वो आपके साथ सारी दुनिया खड़ी है और सब ये बात पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं कि भाई आप इंक्वायरी करवाएं। पाकिस्तान ने पहले दिन ये कहा था कि गैर जानबदार इंक्वायरी करवाएं, कौन इसमें मुलव्वस है दुनिया बताए, दुनिया के सामने रखें। अगर पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से उन्होंने किया, पाकिस्तान के पास इस वक्त भी ये राइट महफूज है कि वो उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन जगह, वक्त और मकाम का तयन जो है वो पाकिस्तान के अपनी स्वाबदीद है। अब अगर इसमें आलमी बरादरी पढ़ के इसमें इस वक्त भारत ये कोशिश कर रहा है कि जी किसी तरह से, ये आप उनकी आप टोन चेक कीजिएगा उनके मीडिया की, और जो पहले दिन थी, दूसरे दिन थी, तीसरे दिन थी, अब वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है। अब वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान ने कर लिया, हमारे ऊपर ये कर लिया, हमने रोक दिया, ये कर दिया, वो जंग नहीं होनी चाहिए। अब वहाँ से आवाज़ें और मैं इतनी हैरान होती हूँ वहाँ पे जब मैं न्यूज़ चैनल उनका सुनती हूँ, वो देखते हैं कि हम आपको बताएंगे कि कितने पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, कितने पाकिस्तानी जो है एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। ये किसी ने, अजीब सी न्यूज़ जो है वो किसी ने ये नहीं बताया कि जी के मकबूजा कश्मीर के अंदर जो चौकियां आपकी तबाह हुई हैं उसमें कितने फौजी मरे हैं। ये बताएं ना, इंडिया मीडिया बताया आपको कि जी वहाँ पे कितने, फ़र्ज़ करें 150 है, 150 या 200 है, ये तकरीबन 60-70 के करीब। तो उसको हमारे वज़ीर इतलात ने भी ये बात कही थी, 40 से 50 का फिगर इन्होंने दिया था। लेकिन जो कुछ गैर जानबदार जो जिसको आप कह सकते हैं कि सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक ये है कि ये तकरीबन 150 के करीब वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हैं। वहाँ पे जो इंडियन फौजी वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे भी, उनकी चौकियों के ऊपर भी जब बम गिरते हैं, जब गोले गिरते हैं, जब फायरिंग होती है, वहाँ पे बंदे मौजूद होते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि जी कि वो सिर्फ दीवारों को लगेंगी, ये तो नहीं हो सकता कि वो दरख्तों को लगेंगी। वहाँ पे अगर जो जानें मौजूद हैं उनका नुकसान होता है। ठीक हो गया, मज़ीद इस पर बात करते हैं हम। खुर्रम शहजाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी इन सब सूरत हाल पर आपका क्या मौक़िफ़ है? आप इस सारी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान वो एक जज्बे से लबरेज़ है। और आप देखें कि
इंडियंस की तरह वहाँ पे वाघा बॉर्डर पे जो वहाँ सिटिंग थी वहाँ पे सारे भाग गए, कोई भी नहीं आया। ये अवाम ही का ज़ोर और शऊर है जिसकी वजह से उसकी अफवाज जो है ना वो ताकत लेके और आगे बढ़ के तो ये ड्रोन्स को उन्होंने गिरा दिया और ये जो सारी सूरत हाल है इस पर कंट्रोल कर चुके हुए हैं और उन्हें पता है कि किस वक्त और कैसे और क्यों और कब जवाब देना है। देखिए पहलगाम का जो ये था जो वहाँ पे वाक़या हुआ उसकी मजम्मत की गई है। हम उसकी समझते हैं कि जो भी मामला उसमें हमने उसकी अफवाज के हवाले से और उधर तावन करने की जो यकीन दहानी कराई है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टेप इनिशिएटिव लिया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद इंडिया के जो हरबे हैं ना वो जालसाजी पे हैं। वो समझता है कि पाकिस्तान को किसी भी हवाले से हम उन्हें मायूस करेंगे, अवाम को उसके जो मामला है उसमें हम इंटरफेयर करके, जिस तरह बलूचिस्तान में उनकी एक्टिविटीज़ थी, जाफर ट्रेन के हवाले से जो एक्सप्रेस थी वहाँ पे जो मामला था, और आप देखिए उसके अलावा जो छोटे छोटे इनके टारगेट यहाँ पे थे, अफ़गानियों को जो ये सपोर्ट कर रहे थे। अब इस सारी सूरत हाल को उन्होंने लेके ये सूरत हाल समझ ली है कि पाकिस्तान हमें मौसर जो जवाब देगा उसका हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे, लिहाजा उन्होंने फ़ेक न्यूज़ चलाना शुरू कर दिया जिसमें उनका ये है कि जी हमें यहाँ पे अटैक हो रहा है। अभी आप यकीन करें DGI SPR की जो स्टेटमेंट आई है कि जब हम जवाब देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी और इंडियन मीडिया को या किसी मीडिया को सहारा नहीं लेने की ज़रूरत होगी कि वो बताएगी कि ये हमला हुआ और इस तरह हुआ। इसका जवाब भरपूर होगा और चाय के साथ इंशाल्लाह मैं समझता हूँ नेक्स्ट टाइम जो उनका चैप्टर होगा उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें और भी पेश की जाएंगी। बिल्कुल ऐसे है। आपसे जानना चाहूँगी सर अवैस भट्टी साहब कि आपकी इस सूरत हाल के बारे में क्या नज़र है, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जो जवाबी कार्रवाई है वो हमारी अभी देना बनती है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक्शन का रिएक्शन ही दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो ड्रामेटिक ओवरनाइट ऑपरेशन इंडिया ने स्टार्ट किया है, देखिए इसका ये नहीं है कि आप एक साइड से अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करते हो तो दूसरी साइड से जो डिफेंस सिस्टम है वो डीएक्टिव हो। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ, पाक फौज को कि जिस बहादुरी के साथ वो खड़े हैं और जिस इस्तिकामत के साथ खड़े हैं, ये जज्बा ईमानी हमारे अंदर है। मैं बिल्कुल अमजद साहब की बात से और राय साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारी जो पाक फौज है, देखिए वो ना कोई डरने वाली है ना कोई घबराने वाली है, बट अपनी कौम की हिफाजत करने वाली है। और ये हिम्मत इस्तिकामत हमें हमारा जज्बा ईमान देता है। हम लोग अगर जो मुसलमान हैं, अभी राय साहब कह रहे थे कि बॉर्डर के ऊपर आप जाके देखिए, जो वाघा बॉर्डर के ऊपर उनकी तरफ से आपको स्पेस खाली मिले, हमारी तरफ से आप लोग देखें। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उनको। बट मैं बात कर रहा था कि जो उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो ड्रोन के थ्रू थी या चाहे वो मिसाइल के थ्रू थी, जो भी उन्होंने अपना वे यूज़ किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एयर डिफेंस इतना मजबूत है कि अगर 25 ड्रोन उनके यहाँ पे आते हैं तो 25 के 25 उनको ज़मीन बोझ किया जाता है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फ़ौज की, हमारे एयर डिफेंस की कामयाबी है। अगर कोई बंदा इंडियन मीडिया को अगर हम देख लें तो आप देखें इंडियन मीडिया तो अपनी कामयाबी के शादियाने बजा रहा है। यार भाई कौन सी कामयाबी है, किसके शादियाने आप बजा रहे हो? आप इंटरनेशनल मीडिया की बात अभी खुद कर रही थी कि आप इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बताया जा रहा है कि यहाँ पे राफेल गिराए गए, यहाँ पे इंडियन एयरक्राफ्ट ने जो यहाँ पे मिसाइल गिराए उनको गिराया गया। देखिए आप, हम कहते हैं कि हम उनके 5 राफेल गिराए हैं। यार इंडियन अगर इंटरनेशनल मीडिया 2 कह रहा है, इट मीन्स ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कोई ये भी तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के जो J-10 है, जो चाइना से हम लोग लिए या F-16 है, कोई एक भी गिराया उन्होंने? देखिए ये एयर डिफेंस की लड़ाई है ना आपकी। अभी तो आपकी डायरेक्ट मिसाइल टू मिसाइल या टैंक टू टैंक तो है नहीं है, एयर डिफेंस दोनों का एक्टिव हुआ है। तो आप बताएं, हमारा तो इंटरनेशनल मीडिया ने हमें सेकंड किया है कि हम 5 कह रहे हैं, वो 2 कह रहे हैं। इट मीन्स देयर इज समथिंग। ये नहीं है कि हमारा एयर सिस्टम बट हमारी कौम को भी चाहिए कि यूनिटी दिखाए। ये नहीं कि हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, मेरी कोई पार्टी है, राय साहब की कोई, अमजद साहब की कोई पार्टी है, या कोई आपकी कोई नजरिया हो सकता है, बिल्कुल है, वो अपनी जगह है। हमारा जो जज्बा ईमान है, जज्बा हुब्बुल वतनी है, वो सबसे पहले है। अगर ये हुब्बुल वतनी है तो सब कुछ है। हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को, जो भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है, बिल्कुल उनको आहानी हाथों से निपटना चाहिए। अगर कोई बंदा इनके खिलाफ कोई एक जरा से, देखिए हम अगर कमजोर भी हो ना तो हमें कमजोर शो नहीं करना है। हम मजबूत हैं, हम मजबूत थे, और इस इंडियन आर्मी को पता चलेगा कि पाकिस्तानी जो फोर्स है ये दुनिया की बेस्ट फोर्स है, और ये इनको बता देगी। ये नहीं है, देखिए अभी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो सकता है।
कि अगर वो हमारे ऊपर, हम भी तो देख रहे हैं उनके नर्व्स गेम है ना, ये नर्व्स गेम है कि आप उसको थका के मारो, हम उनको थका के मारेंगे। और हमारा एयर डिफेंस इतना मजबूत है कि कोई भी स्ट्राइक अगर वो करेंगे तो यहाँ पे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल नहीं होगी, और ना ही हुई और ना ही होने देंगे इंशाल्लाह हम लोग। ठीक हो गया। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब भी जैसे हमने कहा कि हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई जो है वो बाकी है और उसूल के तहत जो है वो बाकी है, वो जवाबी कार्रवाई करने के बाद आप क्या समझते हैं कि इंडिया की तरफ से फिर से कोई रिएक्शन आएगा और हम सिर्फ जंग की तरफ जाएंगे, या फिर वो मुज़ाकरात की दावत देगा? देखिए, जो हमेशा हर जंग का इख्तिताम होना होता है और वो मुज़ाकरात पे होता है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जी कि हम करते हैं तो वो क्या करेंगे, ये उनकी ऑप्शन है, फिर कि वो क्या करते हैं, वो आते हैं तो फिर हम फिर तैयार हैं। और ये जंग जिस तरह के इस वक्त पूरी दुनिया के जो मीडिया के अंदर और उनके एनालिस्ट वो यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त दुनिया ख़तरे में है इस वक्त, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों एटमी रियासतें हैं, और ये अगर जंग फैलती है तो फिर बाकी इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं और बाकी दुनिया महफूज नहीं रहेगी इसके, खुदा न खास्ता अगर ये फैलती है तो ये होने तो मुज़ाकरात हैं किसी एक जगह। लेकिन मैं एक चीज़, इसकी वजह एक चीज़ होती है ना कि कुछ सोचना तो चाहिए कि ये क्यों किया गया सारा, इंडिया ने ये क्यों किया, जो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन उसने किया उसके पीछे क्या उनकी हिकमत अमली क्या हो सकती है। एक तो हिकमत अमली ये हो सकती है जैसे कि ये ड्रोन जितने भी यहाँ पे गिरे हैं ये इसराइल के थे, ये हमने उनके वो दिखाया, उसके बिल्कुल दिखाई, हर चीज़ दिखाई, और पता है उनको कि ये कौन सी कंपनी है, इस कंपनी का नाम क्या है, इसका मार्क क्या है और ये किस तरह से। ये इसराइल और इंडिया का गठजोड़ हो सकता है कि पाकिस्तान को, जिस तरह से हम साजिशें सुनते आ रहे हैं पुरानी कि जी कि ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, खुदा न खास्ता, जो कि वो कामयाब नहीं हो सके, दोनों तरफ से नहीं हो सके, ना इंडिया कामयाब हो सका ना इसराइली टेक्नोलॉजी कामयाब हो सकी है। कल जिसका अभी आपने जिक्र भी किया, भट्टी साहब ने भी जिक्र किया कि वो ज़मीन बोस हो गई, यहाँ पे 29 वो उनके जो थे ड्रोन्स थे वो ज़मीन बोस हुए। अब मामला ये कि ये मोदी हुकूमत ये करती क्यों है, और इससे पहले आप पुलवामा का ज़हन में लाइएगा, उसके बाद एकदम से उनका जो गोदी मीडिया जिसको वो खुद कहते हैं, और इस वक्त वहाँ पे उस मीडिया के ख़िलाफ़ और उनके उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि जंगी हिजान पैदा करते हैं लोगों के अंदर, और वो खुद मैं कल वो एक उनका बड़ा इस तरह का वो हिजान पैदा करने वाला एंकर वो कह रहा था कि लोगों के अंदर जोश नहीं पैदा करोगे तो जंग कैसे होगी। ये मैंने खुद उसके अपने कानों से उसके अल्फाज सुने हैं कि वो ये नहीं, ये वो टारगेट करके ये काम करते हैं। अब मामला क्या है, इश्तियाल अंगेजी ना, कोई इश्तियाल पैदा नहीं करोगे लोगों के अंदर, ये गुस्सा नहीं भरोगे तो कैसे होगा, झूठ बोल के गुस्सा भरने की बात कर रहा था। मामला ये है कि ये करते क्यों है, ये क्यों किया। आप ये देखिए कि उस वक्त पुलवामा के बाद से एकदम से उस मीडिया ने इस तरह की फ़ज़ा बनाई कि जनाब हमारे पास राफेल होते तो हम ये करते, फिर मोदी ने भी कहा, फिर उन्होंने उसके ऊपर उससे पहले कई साल तक इसकी डील रुकी रही, और उसके ऊपर वजह यह थी कि एक किकबैक्स का और कमीशन का इल्ज़ाम था कि इसके ऊपर अरबों डॉलर की कमीशन ले रहा है मोदी ये राफेल की डील पे। उस वक्त जब ये वाक़या होता है उसके बाद फिर दिनों में वो डील हो जाती है, और इस वक्त जो राफेल गिरे हैं ये उसी डील के नतीजे में आए थे, पाकिस्तान इंडिया ने लिए थे उस वक्त। अब इस वक्त मैं थोड़ी सी और तरह की बात कि इस वक्त 2-3 तरह की चीज़ें चाह रही। इंडिया असला ख़रीदना चाहता है मुख्तलिफ मुल्कों से, उसमें F-35 भी हैं, उसमें Su-52 जो रशियन तैयारे भी हैं, उसमें और भी उसने राफेल भी और ऑर्डर किया हुआ है 26 का। अब अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं कि आपके पास पैसा तो है, हुकूमत के पास, इंडियन हुकूमत के पास पैसा, तो अपने लोगों पे खर्च करो, आप क्यों ये ख़रीदना चाह रहे? अब वो ये जंगी माहौल बना के अपने अंदर लोगों को इस तरफ ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा है कि नहीं जी हमने ये तैयारे ख़रीदने हैं, हमने ये असला ख़रीदना है, हमने ये करना है, अवाम के ऊपर नहीं खर्च करना, गुर्बत ख़त्म नहीं करनी। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी उसको कह सकते हैं कि बम्बे में है, दुनिया की सबसे बड़ी, जहाँ पे बच्चे अंधेरे में पैदा होते हैं, अंधेरे में जवान होते हैं, वहीं पे वहाँ पे कभी सूरज की किरण नीचे गली में जाती नहीं है। सर आपने जैसे मुज़ाकरात की बात की है, तो इंडस वाटर ट्रीटी के बगैर जो है मुज़ाकरात किस हद तक वो इंडस वाटर ट्रीटी देखिए वो यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की राय नहीं है, ये पूरी दुनिया की यही राय है। वो एक उसने मौका लिया इसका इंडस ट्रीटी को मुअत्तल करके अपनी तरफ से यकतरफा, उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा
आ वो सकता कर सकते हैं ना, जैसे अभी जी। इन्होंने खिलाफ वर्जी की, सिविलियंस पे हमला करके कश्मीर में आर्टिकल 370 है उसको खत्म किया गया अपने ताई, वो तो उस चीज़ को खातिर खा ही नहीं लाते हैं कि यूएन के उसके लिए पाकिस्तान को केस लड़ना पड़ेगा ना, कि पाकिस्तान जा रहा है उसके ऊपर, वो केस कर रहा है उसके ऊपर, ये कि इंडस ट्रीटी जो है आप ख़त्म नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि देखिए उसके ऊपर एक राय इस तरह की है कि वो ख़त्म करता भी है, उसके पीछे क्या है कि वो डैम बनाना चाहता है, वो उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ाना चाहता है, इसको सस्पेंड करके। पाकिस्तान ने एक और बड़ी बात की है, पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम शिमला मुआहदा मुअत्तल कर देंगे। अब शिमला मुआहदा मुअत्तल करने का मतलब ये है, आम तौर पर उसको सिर्फ वो एक मुआहदे के तौर पर लेते हैं, नहीं, वो फिर उसको इंडिया को वापस जाना पड़ेगा 48 की पोजीशन पे। लेकिन हम इस बारे में कोई स्टैंड ले सकते हैं अभी डैम्स पर काम करना शुरू, क्योंकि अगर बिल्कुल ले इंडिया ने सकते हैं। सूरत हाल में अगर डैम्स बनाना शुरू कर दिए तो हम कहते हैं कि अभी 10 साल पड़े हैं, जब चीज़ें गुजरती हैं तो 10 साल में कितना टाइम लग जाता है। हम फौरी तौर पर पाकिस्तान ने ये फैसला किया, अभी ये तो जंग की चौंके सूरत हाल शुरू होगी, वरना उससे पहले जब उन्होंने ऐलान किया था पाकिस्तान ने उसी वक्त कहा था कि हम इसको चैलेंज करेंगे और आलमी अदालत में जाएंगे। तो जैसे देखिए अभी हमारे सामने कुलभूषण का केस मौजूद है, इंडिया गया वहाँ लेके और उसको अभी स्टे की पोजीशन में है, रुका हुआ सारा सिलसिला, वो हमारे पास है, लेकिन वो केस वहाँ पे लगा हुआ है। पाकिस्तान भी इस तरह का कोई ले सकता है स्टेप, और इसको वैसे इसके ग्रंटर हैं, आलमी बैंक है, वर्ल्ड बैंक है इसका ग्रंटर, पाकिस्तान उसके पास भी कंप्लेंट कर सकता है कि जी आपकी गारंटी है, अब आप इसको आके करें, और ये वो कर नहीं सकता इसको। ठीक हो गया जी। खुरम साहब आप इस बारे में क्या कहेंगे, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। अभी यूएनओ के हवाले से कह रहा हूँ कि अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने उस हवाले से अप्रोच किया है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं सागदार साहब, उन्होंने तकरीबन 75 से ज़्यादा जो एम्बेसीज हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनके साथ उन्होंने कांटेक्ट किया है। उसमें प्राइम मिनिस्टर की कल स्टेटमेंट भी आई है कि हमने उनसे रब्ता किया, उनको आगाह किया। पाकिस्तान बड़े विजडमली इसका जो मुकाबला कर रहा है। अब देखें ये 5 तो गिराए गए थे जो तैयारियाँ, लेकिन एक्चुअली ये 75 से 80 तक थे जो जिन्होंने अटैक किया, और जो पाकिस्तानी सरहद में जो एंट्री होने की कोशिश की और जो उधर से अटैक कर रहे थे, और उन्होंने 5 गिरा दिए। उसके बाद उनका रुख बैक की तरफ गया। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल जो है उसने इख्तियार दे दिया जहारियत का जवाब देने का, और मैं समझता हूँ कि अब जो जवाब आएगा होल वर्ल्ड विल सी कि ये क्या होगा। ये किसी भी हवाले से काबिल कबूल नहीं है। मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया को पता लग चुका है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। मियाँ मोहम्मद नवाज साहब ने इसका ऐलान किया, इसके धमाके किए, उनका जवाब दिया। ये तो तब से ही जंग शुरू थी जब उन्होंने अमेरिका की वो सारी पॉलिसीज़ को रद्द करके और पाकिस्तान में इसका जो है ना इनिशिएटिव लेके आज सारी कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के कायद, इस तरह के लीडर जो ने हमें जो किया, उन्हें भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और इस वक्त जो गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ उन्हें उस विजन को लेके वो चल रही है, और इंशाल्लाह अता तार साहब के जो बयान आ रहे हैं उस वाले से वो एक अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने पूरे जो नेशनल जो इंटरनेशनल मीडिया था उसको लेके जब वो बॉर्डर्स पे गए, उन्होंने वहाँ की सारी सूरत बताई है। तो इंडिया बेसिकली देखें वो अब स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ फेक आ रही हैं। कभी वो कहते हैं पाकिस्तान ने हमला कर दिया, हम उसका जवाब दे रहे हैं। उनकी अपनी जो अवाम है वहाँ पे बिलक रही है, जैसा बता रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मैं कुछ सेकंड करता हूँ कि अंधेरे के अलावा वहाँ है ही कुछ नहीं। लेकिन मोदी को अपना अगला इक़्तिदार भी लगता है कि उसको वो चाहता है कि वो आए, वो उसके बीच में आके, और उस आवाम को तो वो बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो उसकी स्ट्रेटजी है, मैं समझता हूँ इस दफ़ा इंशाल्लाह ज़ीरो होगी। पाकिस्तान में इस वक्त बच्चा आप यकीन करें वो इस अपनी लबरेज़ है, इस अपने जज्बे से, और ये मुमकिन ही नहीं कि जब ये सूरत हाल का आगाज़ होगा तो आवाम एक कदम पीछे भी होगी। हारूनाबाद का और उस साइड पे आप सराइकी हमारा जो बेल्ट उस तरफ देखें कि सारी नहर के ऊपर से बाड़ें खेड़ ली गई हैं, टैंक वहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोग पूरी तैयारी में हैं, लेकिन हम किसी भी इंटरनेशनल जो फेक न्यूज़ ये फैलाई जा रही हैं उसका हम शिकार नहीं होना चाहते। मैं समझता हूँ ये इस वक्त DGISPR के हवाले से जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने जो इख्तियार दिए, उसके बावजूद वो हर एक उनके स्टेप को मॉनिटर कर रही है। हर इंडिया का जो ड्रोन है वो आके गिर रहा है, हर उनका जहाज़ जो है वो तबाह हो रहा है, और हर वो चीज़ जो वो कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए वक्त, मौका और टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तानी अफवाज तय करेंगी, पाकिस्तान अवाम उसके साथ होगी, और उसको एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल इस तरह से अवैस भट्टी साहब आपका मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम, और मैं आपसे वेलकम बैक एवरीवन। और जैसे कि सूरत हाल हम सब के सामने है, और सुबह से मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किए जा रही हूँ कि हमारा काम है सिर्फ दुआ करना और पाक फौज के साथ शामिल होना, और लड़ने का मकसद या पार्टिसिपेशन का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप सरहद पे जाएं या फिर हथियार आपके लोगों के हाथ में हो। जो गैजेट्स, जो हथियार आप लोगों के हाथ में हैं, उनका दुरुस्त इस्तेमाल किस तरह से करना है,
ये सब चीज़ें हम पे मुनहसर हैं। और मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगी, कोई भी खबर आपके पास आ रही है, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट आ रहा है, कोई भी वीडियो आ रही है, उसको वेरिफिकेशन के बगैर आगे फॉरवर्ड ना किया जाए, कोई भी यहाँ पे पैनिक क्रिएट ना किया जाए। जो भी सूरत हाल है वो साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए आप तक पहुँचाई जा रही हैं, और वो जो भी चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ जो हैं आप तक पहुँच रही है। सिर्फ उन चीज़ों पर रिलाई किया जाए। हम देख रहे थे कल भी जब ड्रोन अटैक्स हुए उसके बाद भी डिफरेंट चीज़ें जो हैं हम सब के सामने आ रही थी, और एक पैनिक क्रिएट कर दिया गया था लाहौर में स्पेसिफिकली। इन सब चीज़ों से परहेज़ किया जाए, आपका जो जंग में पार्टिसिपेशन है वो इसी चीज़ से शामिल हो जाएगा और सामने आ जाएगा। हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी रखते हैं। हम सर देखते हैं, अवैस भट्टी साहब से पूछना चाहूँगी कि जैसे कि कहा गया, तारट साहब ने भी बड़ा खूबसूरत एक बयान दिया कि हम अगर आपस में दुश्मनों को ये लगता है कि इंटरनल जो है हमारे इख्तलाफात मौजूद हैं, सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं, तो वो उस तरह से ही रहेंगे। लेकिन कौम ने जिस तरह से यकजहती का, इत्तेहाद का मुजाहिरा किया और अभी तक हम उसी चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं, तो जो हमारा मफाद है वो सिर्फ पाकिस्तान की सलामती है। लेकिन इस सिलसिले में मज़ीद सियासी जो जमातें हैं या सियासी हिकमत अमली है उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। आपके नज़दीक वो क्या चीज़ें हैं? देखिए, मैं तारट साहब की इस बयान को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए कि आज का जो टाइम है, बिल्कुल ये टाइम नहीं है कि हम जो हमारी जो पॉलिटिकल नफ़रतें, मैं तो कहूँगा उस पॉलिटिकल या हमारा जो डिफरेंसेस हैं उनको आगे लेके। देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंस के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। ये टाइम जो है, देखिए मैंने राजा साहब ने, अमजद साहब ने तो हमेशा जंग की बातें सुनी हैं, देखी पहली दफ़ा ही है। ठीक है, हम लोग 1971 या 65 की बातें करते हैं, सुनते ही हैं, बुक्स में पढ़ते हैं। देखिए, आज हमें पता चल रहा है कि पैनिक क्या होता है और डर क्या होता है। देखिए, चाहे वो बॉर्डर से इस पार है, चाहे वो बॉर्डर के उस पार है, दोनों साइड पे हमारी जो इंडो पाक है, देखिए एक ही कौम है ना, एक ही नस्ल है ना, दोनों साइड पे एक ही नस्ल खत्म हो रही है। अच्छा, आप ऐसे किसी ने 70s की जंग नहीं देखी हुई? मतलब मैंने थोड़ी थोड़ी देखी हुई है। मतलब सारे यंगस्टर्स जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, ये कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। देखिए एज में दोनों से बड़ा हूं तो मैंने देखी हुई है। हाँ जी, देखिए ये जो चीज़ है कि हम इन चीज़ों से देखिए पॉलिटिकल डिफरेंस क्या, जो मोदी आइडियोलॉजी है, क्या मोदी आइडियोलॉजी इस टाइम है जो मुस्लिम उम्मा के अगेंस्ट है, मुसलमान के अगेंस्ट है, वो गौ माता की जो पूजा करते हैं, वो जो लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी, मोदी आइडियोलॉजी एक अलग आइडियोलॉजी है। वो एक मुसलमान रियासत के अगेंस्ट है, वो मुस्लिम कौम के अगेंस्ट है, वो दूसरा इजराइल है, वो इजराइल फॉलोअर है। वो इजराइल फॉलोअर की जो हम लोग आइडियोलॉजी, उसके ऊपर हम लोग नहीं आ सकते, वो क्योंकि आइडियोलॉजी हमारे अगेंस्ट है। बट जो हमारी गवर्नमेंट के इस टाइम इंस्टेंस है, हमारी आर्मी का इंस्टेंस है, हमारी स्टेट का जो इंस्टेंस है, हम उसके साथ खड़े हैं। हमें हमारी कोई पॉलिटिकल इस टाइम डिफरेंस नहीं है। पॉलिटिकल डिफरेंस होगा, है, हमारा लीडर अंदर है, बट आज दौर जो जंग का दौर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐसी बात। आज हम बात करेंगे सॉवरेनिटी की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अपने आप को महफूज रखने की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे यूनिटी की। यूनिटी कैसे पॉसिबल है? चाहे वो जंग का महाज है, चाहे वो बॉर्डर एरिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, चाहे वो हमारा एक यूथ है, चाहे हमारा बुजुर्ग है, चाहे वो हमारी फीमेल्स हैं, सबको एक यूनिटी की तरफ, एक वन यूनिट होकर हम आगे आएंगे तो इस जंग को जीत पाएंगे। और जहाँ तक बात है कि ऑन फील्ड क्या हो रहा है, देखिए मेरी आर्मी, आपकी आर्मी इस टाइम बेहतरीन प्ले कर रही है। देखिए रिटेलिएट करना, एक बंदा बड़ा जज्बाती हो कि आपके ऊपर हमला करे तो आप उसी तरह हमला कर देते हो, उसका उसी वक्त रिस्पॉन्ड बैक करते हो, ये कोई इतना अच्छा फैसला नहीं होता। आपने हिट करना है तो आपने अपने डिसीजन खुद लेने हैं, आपने अपना जो टारगेट खुद सेट किया होता है। आपने अपना टारगेट ये नहीं कि आपके ऊपर कोई हमला करे तो आपने उसको मारने के लिए पागलों की रौसियत कर, ये बिल्कुल नहीं। ये कोई क्या कहते हैं पंजाबी सियानी गल नहीं होती। बिल्कुल हमारा जो टारगेट है, हमारी फौज को पता है, उन्होंने रिटेलिएट करना है तो अपने टाइम के ऊपर करना है। उन्होंने किसी चीज़ को, एयर डिफेंस सिस्टम इस टाइम हमारा बेहतरीन चल रहा है। जब हमारी कौम का जज्बात ये है कि जी हम अगर वो हमारे ऊपर मिसाइल हमला करते, एक करते तो 10 करें, ज़रूर करेंगे, किए भी होंगे, इंटरनेशनल मीडिया जाके देख लें। लेकिन जब हम बात करेंगे कि आपस के अंदर हमें क्या इख्तलाफ है, कोई इख्तलाफ नहीं है, वी आर वन यूनिट। ठीक हो गया। सर मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने बड़े अच्छे तरीके से मुज़ाहिरा किया इस चीज़ को, और जब हम देखते हैं कि सब लोगों ने ये रिकमेंड किया है और इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि हमारी जितनी भी लीडरशिप रही है पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम की मजबूती के लिए उससे जितना हो सका है अहम काम करता गया। अब जो मोदी की जैसे आप बात कर रहे थे, जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ है, उसकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर अपनी पॉलिटिक्स जो भी उनके एस्पेक्ट्स है, अपनी आवाम जो है
कहीं ना कहीं उनके खिलाफ है, वो चीज़ अगर वो मीडिया पर नहीं आने दे रहे हैं लेकिन सबको पता है कि कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट है, उसके बरक्स देखा जाए अगर हम कहते हैं कि हमारी पाक आर्मी स्ट्रॉन्ग है, उसके बरक्स हमने एज एन नेशन भी बड़ी यूनिटी का मुजाहरा किया अगर हम वहाँ से कंपेयर करें। देखिए, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि जी कि पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान ने एज नेशन एक यूनिटी का मुजाहरा हमेशा से किया। जब भी कोई ऐसा वक्त आया कि पाकिस्तान को यूनिटी की ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो सारे इकट्ठे हो गए। हमेशा कोई अपने सियासी इख्तलाफात बुलाकर, कोई PTI का, कोई नून लीग का, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई किसी जमात इस्लामी का या जिस JUI का, ये चीज़ें पीछे छोड़ दी और सब एक सफ़ में खड़े हो गए, हम इकट्ठे हैं इस पर। इसकी एक दो वजूहत है। मैं छोटी सी अभी जो भट्टी साहब बात कर रहे थे कि हम जहनी तौर पर जंग से घबराते क्यों नहीं हैं। मैं इस पर एक बात तो ये है कि हम तो पिछले तकरीबन, अगर आप पीछे चले जाएं तो 80 से लेकर आज तक, 1980 से लेकर आज तक हम तो हालत जंग में हैं। पाकिस्तान जंग लड़ रहा है बाकायदा, बाज़ाब्ता तौर पर। पहले अफ़गानिस्तान में, फिर उसके बाद जब ये 2009/11 के बाद की बात है तो फिर पाकिस्तान में सारा सिलसिला, उसके बाद जब ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हो गई और 20 साल से तो बाज़ाब्ता हम जंग लड़ रहे हैं। कभी ऑपरेशन ज़रबेज़, कभी दूसरे तीसरे जितने भी ऑपरेशन, ये सारे जंग के हैं। यहाँ पर तो वो आप एक सरहद पार जाते हैं, वहाँ पे तो वो किसी की वो एक उस तरह की मीम भी बनी हुई मैंने देखी है कि किसी की साइकिल की ट्यूब फट जाए ना तो वहाँ पर लोग भाग जाते हैं कि जी कि ये कोई ब्लास्ट हो गया, कोई ये हो गया। यहाँ पे तो हमारे थोड़े हमने देखे हैं, थोड़ी हलाकतें देखी हैं, थोड़े शातें देखी हैं। हम तो विक्टिम रहे हैं हमेशा से, और हम एक ज़हनी तौर पर हमने तैयार हैं कि जी हमने जंग लड़नी है। हमने अपने आप को तैयार किया हुआ कि ये जो अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है उससे घबराना नहीं, उससे कहीं पीछे नहीं हटना, हमने इसको फेस करना है। और यही वजह कि आज पाकिस्तान के अंदर किसी तरफ भी, किसी जगह भी आपको कोई परेशानी, कोई घबराहट आवाम के अंदर, और दूसरी तरफ हमारी मुसल्लह अफवाज ने, जिसका अभी भट्टी साहब जिक्र भी कर रहे थे, उन्होंने अपनी तैयारी की कि हमारा दुश्मन बड़ा मकार है, हमारे एक नहीं हम मल्टीपल दुश्मन आप उसको कह सकते हैं कि जी कि हमारे ऊपर अटैक हैं मुख्तलिफ जगहों से। कभी वक्ती तौर पर एक जगह से होता है, कभी दूसरी जगह से होता है। चीज़ को अगर हम तो हमने उसकी तैयारी करनी है। इसी यूनिटी को अगर हम कायम रखना चाहें, आगे लेकर चलना चाहें इस सूरत हाल को देखते हुए, तो फिर हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? हमें अपने सियासी इख्तलाफात, मैं एक चीज़ को देखिए, मैं ये कहता हूँ होने चाहिए, सियासी इख्तलाफात होने चाहिए, वो खूबसूरती भी है और अवाम के लिए कुछ ना कुछ होता रहता है। इससे इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। जब आप सियासी इख्तलाफात बिल्कुल ख़त्म कर देंगे ना तो फिर वो अवाम मफाद को भी मुल्ख़ूज़े खातिर रखा जाए। जी बिल्कुल, लेकिन मुल्क की मुफाद को, स्टेट के मुफाद को हमेशा अपने सियासी मुफाद से आगे रखेंगे तो ये सारा चलता है। एक चीज़ छोटी सी मैं आपको वक्त लूँगा कि वो अभी आपने इंडियन की बात की, मोदी हुकूमत के हवाले से बात की, वहाँ पे इस वक्त बाकायदा आप वो गालियाँ निकाली जा रही हैं, वो इंडियन अवाम निकाल रहे हैं, वो पॉलिटिशियंस भी निकाल रहे हैं, वहाँ पे एनालिस्ट भी निकाल रहे हैं मोदी को कि जी कि आपकी हिकमत अमली ख़राब है, आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है, आप इंडिया को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आप इंडियन अवाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और आप ये जो हिस्टेरिया क्रिएट करके आप किसका फ़ायदा कर रहे हैं, इसके ऊपर वो तो सवाल कर रहे हैं। हमें भी ये सवाल करने चाहिए कि भाई ये क्यों आप कर रहे हो मोदी साहब, आप क्या चाहते हो? अगर फ़र्ज़ करें जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास एक ये हक तो है ना कि हम जो अभी हमला कर सकते हैं, और पाकिस्तान ने ये बहरहाल ये खुली बात की है कि हम सिविलियन के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिविलियन के ऊपर, आबादी के ऊपर, हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि जी जनाब ये अमृतसर के ऊपर हमला करके, और इधर कल एक ड्रोन जा रहा था ननकाना साहब की तरफ, वो उसको रास्ते में शेखुपुरा के पास उसको गिराया गया। तो ये क्या है? ये सिर्फ ये है कि जी कि वहाँ पे खालिस्तान, पंजाब के अंदर, कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर, उसको अब चले जाए उधर जो 7 सिस्टर्स हैं उनकी 7 रियासतें हैं, नागालैंड, मणिपुर और असम के अंदर और बंगाल के अंदर, वहाँ पे तकरीबन 22 ऐसी एक्टिव वो वहाँ पे जो तहरीकें हैं वो चल रही हैं। जिस दिन भारत ने हमला करना है ना, अगर कोई ऐसा उसके जहन में सोच आती है कि मोदी साहब फ्रस्ट्रेट होके कि कुछ नहीं बनता तो हमला कर दो, तो उस दिन ये इन तमाम इलाकों के अंदर से बगावत उठनी है, और फिर ये जो फौजी जो उसने बॉर्डर्स के ऊपर भेजने हैं, इनको वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। ठीक हो गया सर। आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए जी, मैं इस हवाले से समझता हूँ कि मैं सेकंड कारण है कि जो अंदर की उनकी बगावत है ना, जो हम सब बता रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक फ़िरका, 2 फ़िरके या एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज के बदले वहाँ पे कई 100 लैंग्वेज हैं,
और वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि अगर उन्होंने यहाँ पे आके हमारे साथ अटैक किया या जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो नाकाम हो रहे हैं, तो उनके अंदर से जो बगावत होगी उसको भी फिर एक प्रिविलेज मिलेगी और वो फिर उसके बाद उनके अंदर की जो है ना धीमक की तरह उन्हें खा जाएगी। दूसरा देखिए, मैं देख रहा हूँ कि सिक्योरिटी जो कौंसल हमारी उन्होंने इख्तियार दे दिया है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने उसमें कल स्पेशल शिरकत की है और वहाँ पे जो सारे जो इख्तियारात हैं वो अब इंशाल्लाह उसको जहराना जो ये पॉलिसीज़ है इंडिया की उसको जवाब देने के लिए उन्होंने पूरी एक ताकत, मंतक और दानिशमंदी से अपना विजडम बना लिया। तीसरा, मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम को जो ये चीज़ें देख रही है उस पर सोशल मीडिया पे और जो ये दूसरे चैनल्स पे इस पे देख के तहम्मुल का और उन चीज़ों को आगे शेयर करने का जो मज़ाहिर है ना, उसमें अपनी जल्दबाजी का अमल दखल नहीं होना चाहिए, समझ के और देख के करना चाहिए, क्योंकि कई फेक न्यूज़ चल रही हैं। हमारे जो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं अता साहब, उन्होंने बारहा कुछ चैनल मुतारफ़ करवाए हैं, कुछ चीज़ों के हवाले से उन्होंने आगाही दी है, हमें चाहिए उनको फॉलोअप करें और किसी भी ऐसे मामले में जिसमें विजडम से मुल्क चल रहा है, कौम चल रही है और इस वक्त देखिए तरक्की का एक जाल बिछ चुका है। पंजाब में देखिए आप कि हम लोग इस वक्त सारे मामला देख रहे हैं, तो हम इसमें सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि फेक न्यूज़ के हवाले से अदारे, चैनल और हम लोग एक आगाही की मुहिम ज़रूर जारी बिल्कुल ज़रूर इस तरह से है और हम भी इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसा लास्ट मिनट में आपको कमेंट्स करना चाहें? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इंशाल्लाह वी विल विन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में आने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। और इसी के साथ मैं भी कहना चाहूँगी, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, इससे बड़ा पैगाम कोई नहीं हो सकता। हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छे से मुजाहरा करना है और मैं फिर इस बात को रिपीट करूँगी, कोई भी फेक न्यूज़ जो है वो आगे स्प्रेड ना की जाए, कोई भी पैनिक क्रिएट ना किया जाए। और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई